अब इसराइल अराउंड, ये क्या मसला है? देखिए, दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हुई इसराइल में अलार्म बजने के बाद। वैसे इसराइल ने लेबनान में आज काफी जहादियों को मौत के घाट उतार दिया, दुनिया भर को निपटा दिया। हिजबुल्लाह की आज कफन रैलियां जा रही थी, सॉरी दफन रैलियां, दफन इतने इतने कफन थे, कह रहे कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कॉफिन्स बरी टुडे। इतने लोग मारे गए हिजबुल्लाह के। तो हिजबुल्लाह की तो हालत खराब है। नेतन्याहू कह रहे 90% हमने ठोका। और नेतन्याहू को बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, कह रहा मेरे पे बहुत प्रेशर बन रहा, आप साउदर्न लेबनान से निकलो, बट वी आर हैंडलिंग द प्रेशर वेल, हम साउदर्न लेबनान से नहीं निकलेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक सहाफी या सलाफी करके एक नया ईरान का जनरल है, उसने एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया। कह रहा है कि मिडल ईस्ट में आज कल परसों, जो मैं हमेशा कहता हूं, इजराइल और हम दोनों नहीं रह सकते, दोनों में से एक रहेगा। तो हम रहेंगे, इजराइल रहेगा। वन ऑफ अस हैज टू गो, वन ऑफ अस हैज टू एंड। चाहे वो हम हो या इजराइल हो, वक्त बताएगा, बट हम और इजराइल एक साथ नहीं रह सकते। अब बताइए, नेतन्याहू साहब जो कहते थे जहादियों के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, इज इट रॉन्ग? या फिदान हकान ने, आप जानते, कल कहा था कि ये जो इजराइल है, इट इज द कैंसर, ये ट्यूमर है और ये पूरे मिडिल ईस्ट पे भारी पड़ रहा है, धरती पे बोझ है। लिटरली कह रहा कि इजराइल शुड बी एनहाइलेटेड। और यहां से अब IRGC का जनरल कह रहा है कि हम और इजराइल एक साथ नहीं रह सकते, दोनों में से एक ही रहेगा, चाहे हम बचे वो बचे, एक ही बचेगा। सो इट इज एन एंड, इट इज अ फाइट। उसने कहा है ये लड़ाई अंतिम एग्जिस्टेंशियल लड़ाई, हम इसको एग्जिस्टेंशियल लड़ाई बचेंगे तो वो बचेगा या हम बचेंगे, दोनों में से एक ही बचेगा साहब। ये उनके जनरल का बिल्कुल कहना है। अब देखिए मुस्लिम ब्रदरहुड की कार्रवाई, यहां से फिदान हकान बोलता है विद इन 24 घंटे ईरान का वो सलाफी, उसका नाम है सलाफी समथिंग, इज अ न्यू जनरल ऑफ IRGC, ये बोलता है कि भाई, और जब तक इमाम खमीनी का मौत का बदला नहीं लिया जाएगा इसराइल से, तब तक हमें, मतलब लिटरली खाना भी हराम है। मैंने कहा भूख हड़ताल पे आ जाए भाई। तो बट दैट इज द रेटोरिक पार्ट ऑफ इट। बट ये देखिए यहाँ कोऑर्डिनेशन, व्हाई इज इजराइल वरीड? Israel is worried कि तैयब अर्दोगन is developing leverage with Trump. तैयब अर्दोगन की इतनी लेवरेज ट्रंप से पहले नहीं थी, इससे पहले नहीं थी। अब इसराइल वरीड है कि कतरियों ने भी लेवरेज तो डेवलप कर ली ना ट्रंप से, चाहे पैसे दे के, चाहे वो करके, चाहे ये लेवरेज डेवलप कर दी। अगर ये लेवरेज डेवलप हो गई तो भाई हमारे लिए तो दिक्कत हो जाएगी, वी आर इन डीप सूप। तो विल यू लेट कतरीज डेवलप अ लेवरेज? दैट इज अ $multi-billion क्वेश्चन। विल यू लेट तैयब अर्दोगन डेवलप अ लेवरेज? और यहाँ ट्रंप ने तैयब अर्दोगन को कहा था, तैयब अर्दोगन ने कहा साहब मैं ईरान के साथ लड़ूंगा। देखिए पाकिस्तान के साथ लड़ने भी आया था, ट्रंप ने कहा था नहीं बेटा तू मतलब अभी तो लॉलीपॉप ले, मैं तो F-35 दूंगा, जहाज के इंजन दूंगा, ऐश कराऊंगा ऐश। बट तैयब अर्दोगन के पास सेना बड़ी है, ये मानना पड़ेगा, और इतनी सेना पूरे यूरोप में किसी के पास नहीं। तो क्या अब ट्रंप लॉलीपॉप से काम चलाएगा या थोड़ा लेवरेज देगा? अगर यहाँ कतर की लेवरेज बढ़ गई, यहाँ पाकिस्तान की लेवरेज बढ़ गई और वहां तुर्किया की लेवरेज बढ़ गई, तीनों की लेवरेज विज़-अ-वी ट्रंप बदल रही, ड्यू टू कंपल्शंस, ड्यू टू स्टुपिडिटी और ड्यू टू व्हाटएवर। दैट इज अ बैड न्यूज फॉर इजराइल, क्योंकि इजराइल कितनी लड़ाइयां लड़ेगा। और वक्त की बात है, आपका इजिप्ट इरप्ट होगा, याद रखना मेरा, और जुलानी इरप्ट होगा। आई एम टेलिंग यू वेल इन एडवांस। इजिप्ट ने आज कुछ ऑक्टागोनल अपना नया मिलिट्री हेडक्वार्टर वगैरह बना, इजिप्ट में भी मुझे मूवमेंट दिख रही है। मुस्लिम ब्रदरहुड का जो प्रभाव है ये इजिप्ट में मुझे बढ़ता नजर आ रहा है। तो इजराइल, इजिप्ट इज गोइंग टू इरप्ट, सो दैट इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर इजराइलीज। तो 5 फ्रंट खुल रहे हैं, एंड गॉड सेव आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ इजराइल। तो मुझे लग रहा है कि बड़ी विकट सी परिस्थिति, खासकर भी तैयब अर्दोगन। इजिप्ट को निपटा लेंगे वो, जुलानी से निपट लेंगे वो, ईरान बड़ा मसला था निपटा लिया, हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी उन्होंने। बट पाकिस्तान इनसे नहीं बढ़ेगा, उसकी औकात नहीं है। बट तैयब अर्दोगन कैन बी अ प्रॉब्लम। इसीलिए नाउ द वर्स्ट पार्ट इज इफ तैयब अर्दोगन इज फिदान हकान स्टार्ट्स कोऑर्डिनेटिंग विद द न्यू IRGC जनरल्स, अगर इनसे वो कोऑर्डिनेशन करने लगा। क्योंकि देखिए एक प्लॉट था जिसमें जो 7 अक्टूबर था, उसमें हमास ने जो किया वो तो करना ही था। हिजबुल्लाह वाज आल्सो सपोज्ड टू ओपन द फ्रंटियर। और जो मेरा असेसमेंट है, इजराइल की सरकार उससे 100% सहमत है। बाकी मीडिया में देखिएगा, थिंक टैंक्स में देखिएगा कि सबसे बड़ा खतरा इजराइल को ईरान नहीं था, हिजबुल्लाह था, जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं। हिजबुल्लाह वाज द बिगेस्ट थ्रेट टू इजराइल, और ये वहां की सरकार मानती थी दैट समथिंग हैपेंड, मोसाद डिड समथिंग, नसरुल्लाह का कुछ साम दाम दंड भेद किया। नसरुल्लाह डिड नॉट बाय इन द प्लान। उसे लगता था मेरा इजराइल से निर्णायक जंग होगा, उसके लिए मुझे असला बारूद इकट्ठा करना है,
पर 7 अक्टूबर को नसरुल्लाह ने अटैक नहीं किया, तो हमास ने अटैक किया, जो हुआ उसके बाद आप जानते हैं, नसरुल्लाह डिड नॉट अटैक, हसन नसरुल्लाह डिड नॉट अटैक। ये भी एक प्लॉट है। अब देखिए यहां पे अगर इन दोनों में कोऑर्डिनेशन हो गया, तुर्किया, ईरान, पैसा है आपके कतर का, और हथियार आ सकते हैं आपके पाकिस्तान के, अगर ये कोऑर्डिनेशन हो गया तो इसराइल के लिए थोड़ा भारी पड़ेगा विद अ ट्रम्प हु इज विम्सिकल। वो विम्सिकल, और ट्रम्प ऐसे कह रहा कि नेतन्याहू को यू नो हु इज द बॉस। अरे ट्रम्प साहब हमें पता आप बॉस, तो बॉस का इसलिए कह रहा बिकॉज जो भी आगे डिसीजन होगा, मेरा 99% मानना है जो डिसीजन होना वो वॉर के लेके होना है, क्योंकि जब भी ट्रम्प और नेतन्याहू मिलते इट्स अबाउट अ वॉर। याद कीजिए जब पहली बार ट्रम्प नेतन्याहू से जनवरी में मिले थे, तभी मिडनाइट हैमर का डिसाइड हुआ, तभी इस लड़ाई का सारा रूपरेखा बन गई थी। पिछले कुछ महीनों से इसकी तैयारी हो रही थी, इसके खांचा बन रहे थे। दुनिया के एनालिस्ट ये मानते, मेरा ये मानना है कि अगर ट्रम्प नेतन्याहू से मिल रहे 20-22 दिन के बाद, ट्रम्प हैज बाय नाउ कंक्लूडेड कि इन जहादियों के साथ कोई ट्रूस, कोई पीस नहीं हो सकती। अगर होगा तो युद्ध के लिए नेतन्याहू की जरूरत है, बट ही डजंट वांट in his midterms to be seen कि नेतन्याहू is leading him down the garden path, because ट्रम्प को भी युद्ध का आउटकम का पता नहीं, क्या युद्ध का आउटकम कैन बी फेवरेबल बट यू हैव टू किल अ लॉट ऑफ पीपल। वो एक विडंबना अब भी बची है। तो just to kill the critics and kill the Democrats, ट्रम्प कह रहा नो आई एम द बॉस, आई विल डिसाइड। बट ट्रम्प ये समझ गया अगर ये युद्ध जीतना है, अगर क्षेत्र को जीतना, आपको इजराइल की बात माननी पड़ेगी, आपके पास विकल्प नहीं, यू हैव टू लिसन टू व्हाट नेतन्याहू टेल्स यू, जो मैं शुरू से कह रहा था। ट्रम्प ये कह रहा कि हु इज द बॉस एंड ऑल, बट तैयब अर्दोगन वाला फैक्टर इज व्हाट इजराइल इज रियली वरीड अबाउट, और जो धीरे धीरे ये मकड़ी का जाला बन रहा है। अब पाकिस्तान की वाट का ट्रिपल वैमी का पाकिस्तान की मालिक, जरा उस पे बात कर, सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे बात है। पहली जो ट्रिपल वैमी की बात करते हैं, अगर पाकिस्तान की, पहला वाट इनकी लगी है क्या, न बलोचिस्तान में न केपीके में। फिर सुमित भाई वाट कहां लगी पाकिस्तान की? सोचिए जरा, सोचिए पाकिस्तान की वाट कहां लगी। पाकिस्तान है भाई, इट नेवर फेल्स टू एंटरटेन यू। सोचिए सोचिए, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को हमने कहा आज इसका दिमाग खिसक गया है, he has lost his head, he has lost his head, दिमाग इसका खिसक गया। कैसे? मोदी जी सेशल्स गए थे, उन्हें वो सेशल्स में एनवायरमेंट कंजर्वेशन वगैरह पे वो ब्लू हाइरोजन वाला अवार्ड मिला, विच वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। और काफी हमारे अभी बुद्धिजीवी हैं अपोजिशन, जिन्होंने कहा जी ये वर्ड ठीक नहीं है, ये एआई का टेक्स्ट है इत्यादि, पर बेवकूफों सेशल्स ने अपना अवार्ड स्ट्रक्चर रिवैम्प किया था, उसके बाद मोदी जी को अवार्ड दिया, फर्स्ट अवार्ड मिला बिकॉज फॉर ब्लू ओशन नेवी एंड भारत के जो इंस्टीट्यूट है महासागर, भारत माला, सागर माला, और जो हम देश किसी को डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग करते हैं, कहीं बोट्स देते हैं, कहीं फ्लीट रिलीफ देते हैं, कहीं डॉनियर एयरक्राफ्ट देते हैं। वी आर एक्सटेंडिंग आवर हेल्पिंग हैंड एंड इन्फ्लुएंस टू ऑल द रीजन्स इन द इंडियन ओशन। महासागर इनिशिएटिव है ये, जिसके अंतर्गत ब्लू वाटर इकोनॉमी को हम डेवलप कर रहे हैं और इन कंट्रियों से ताउन कर रहे हैं, मतलब इन कंट्रियों से कॉपरेशन कर रहे हैं। इसी संदर्भ में सेशल्स ने अवार्ड इफेक्ट किया, और ये क्योंकि भारत कर रहा है, लोगों को डेट ट्रैप नहीं करा चाइना की तरह। और जैसे इस पार्ट में एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था बिल्डिंग पोर्ट्स एवरीवेयर, तो भारत के मोदी जी को अवार्ड मिला। तो यहाँ लोगों को तकलीफ होगी, मोदी जी को 50वां अवार्ड मिला, लो लगभग तकलीफ तो होगी, दुनिया में किसी लीडर को इतने अवार्ड नहीं मिले। तो ये अगर एआई से लिखा टेक्स्ट गलत है, और ये वो हमारा ये जो आधा जला के आधा क्या है, आधा सड़ा हुआ सेब है ये ख्वाजा आसिफ, जो कभी तो कहता मैं कश्मीरी पंडित हूँ, कभी कहता जी हमारे हिस्ट्री ठीक नहीं पढ़ाई जाती, कभी कहता हम टॉयलेट पेपर है, कभी कहता फौज ने हमारी बस खाली, कभी कहता हाइब्रिड मॉडल है, कभी कहता वो हाल दिल्ली का करेंगे जो काबुल का करेंगे। मैंने कहा फौजा चुपचाप बैठ, घर में घुस के मारेंगे तुझे, घर में उसके ठोकेंगे, औकात में। और क्या कह रहा जी, ये इंडिया ने इंजीनियर्ड अवार्ड कर दिया, इंजीनियर्ड कर दिया मतलब जबरदस्ती का अवार्ड। तो बाहर हमारे बड़ा अच्छा जवाब बोला, ख्वाजा तेरा ना दिमाग खिसक गया। वैसे ख्वाजा तेरी चाल देख के उस दिन तो मुझे लगा था पठानों से तेरी मुलाकात हुई है, अब मैं खुल के बोलता हूँ, पठानों से तेरी मुलाकात हुई। उस दिन देखा एक बार मिट्टी के पौंड में तैर रहा। अबे भैया औकात में रहो, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? और इसीलिए भारत ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसे पागल आदमी को पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर मत बनाओ। ये वही है कि जो कर रहा था एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर, घंटा एक्ट ऑफ वॉर। दूसरी चीज जरा पाकिस्तानियों की आपको बोलूं, खबर आई है कि जब सिंदूर हुआ
मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मरे, और मसूद अजहर तब से चिट्ठियां लिख रहा है, वो बच्चे एंजल बन गए, मेरा जीजा तो वो तो एक नो दुकान पे काम करता था, उसने वहां किराया लिया, मेरी बहन ऐसी थी, उस दिन मस्जिद में रात को मुझे फरिश्ते दिखे। मतलब ये जहादी एक नंबर के झूठे और कहानीकार होते हैं। जितनी कहानियां ये लिखते हैं, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो भाई तो सलीम जावेद की छुट्टी कर दो। यानी कि कसाब की आप इंट्रोगेशन का एक पार्ट देखिए, कसाब को उसके उस्तादों ने बोला था जब तुम मरोगे तो तुम्हारे यहाँ से गुलाब की इत्र की स्मेल आएगी, तुम्हें हूर मिलेगी, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। तो जब इसके इंटरोगेटर इसको इंटरोगेट कर रहे थे, बोल नहीं रहा था, तो एक बार ले गए वो मॉर्चरी में, लाशें निकाली तो लाशें सड़ रही थी, किसी की आंख नहीं थी, किसी का कान नहीं थी, किसी की खोपड़ी खुल गई थी, एनर्जी एक्शन हुआ था, तो बड़ा चिथड़े उड़ गए थे, देयर बॉडीज वर स्टिंकिंग। बोला तुझे गुलाब की खुशबू दिख रही है, ये आंख दिख रही है कहाँ गई, कान दिख रहा कहाँ गया, आधी खोपड़ी दिख रही कहाँ गई। तो तब उसको यकीन हुआ कि ये सब झूठ है, और उसके बाद कसाब टूट के सब बोल पड़ा। तो उसे एक पुलिस अफसर ने बॉम्बे पुलिस के बोला, बोला बेटा एक बात बता, अगर ये हो रही हो और ये सब होता तो ये तुम्हारे उस्ताद खुद क्यों नहीं करते, तुम्हें क्यों भेजते? तो ये तो हमने सोचा ही नहीं। और ये वो आदमी है जो मरने के लिए तैयार, तो आए थे मरने के लिए। तो ठीक उसी तरह से अब मसूद अजहर को पता लगा गेम ओवर हो गया, हमें भारत की सेना ने अंदर आके ठोका है, ये हमारे छोटे बच्चे थे, मेरी बहन के वो फरिश्ते थे, अब वो मुजाहिद बन गए, हमें पूरा था, वो चिट्ठियां निकाल रहे, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। अबे ये तो शुक्र कर मोदी का राज नहीं था, अगर पहले मोदी का राज होता, जिस दिन तू पकड़ा गया था यही ठोक देते तुझे, 2 ठोकनी थी यही, अब तक न तो चिट्ठी लिखने लायक रहता न बकवास करने लायक रहता, और जिस दिन हाथ लग गया उस दिन ठोक देंगे। बाकी अगर तुझे मुजाहिद और शाहिद बनने का इतना शौक है, बॉर्डर तक चल के आ जा, ये हसरत भी पूरी कर देंगे। तो वहां अगली बार जब भी ऑपरेशन सिंधु 2.0 होगा, तो भाई इसराइलियों से तो हमने एक चीज सीखा ना, ईंट गारे को टारगेट मत करो, आदमियों की भी लिस्ट में। मुझे पूरी यकीन है कि अब की बार आदमियों की भी लिस्ट होगी और उसमें तेरा भी नाम है, तो अगली बार चिट्ठी उट्ठी लिखने की जरूरत नहीं। लास्ट टाइम गलती हो गई थी मसूद अजहर, अगली बार दिख गया तो चिट्ठी लिखने लायक ही नहीं छोड़ेंगे, फिर तो वही हूरों के साथ चिट्ठीबाजी करना, यहाँ चिट्ठीबाजी करने का फायदा ही नहीं होगा तेरा कुछ, ये बता दे। तीसरा काम पाकिस्तान का, इशाक डार का पोता जिसपे एफआईआर हुआ, ये अभी पाकिस्तान की जेल में बंद है, इसकी पूरी कहानी सामने आई है। वैसा हुआ, कहानी शुरू होती है ट्रंप से। ट्रंप का वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल था, जो ऑपरेशन सिंदूर पीक में था, विटकॉफ का बेटा जैक विटकॉफ पाकिस्तान गया, पाकिस्तान ने इनके साथ डील साइन की, पाकिस्तान ने इनके स्टेबल कॉइन को अपना डिजिटल करेंसी बना दिया, बिना जांच के बिना कुछ के बना दिया। उससे क्या हुआ, और ये एक दिन साइन वाइन करके गए, औरंगजेब जो फाइनेंस मिनिस्टर उसने साइन किया, मुल्ला मुनीर, फुल मुल्ला और हाक मुल्ला शहबाज पीछे खड़े इन द पीक ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑल। क्या हुआ, ये कंपनी गई, इस कंपनी की जब पाकिस्तान जैसी एक बड़ी कंट्री के साथ इनका स्टेबल कॉइन, उनकी डिजिटल करेंसी बन गई, तो एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, दे गॉट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ट्रंप ने 1.25 बिलियन डॉलर्स कमाए इसके थ्रू वैल्यूएशन। और पाकिस्तान ने क्यों किया, पाकिस्तान ने इसलिए किया ताकि एक लेवरेज मिले हमें व्हाइट हाउस में, ट्रंप का पर्सनल फायदा करा के एक लेवरेज मिले। कतरियों ने भी किया, $400 मिलियन का जहाज दे। और जब ट्रंप से पूछो भाई स्टॉक मार्केट में तुमने बहुत कमाया, क्रिप्टो में बड़ा कमाया, कह रहा सबने कमा, तुम कमा लेते, मार्केट ऊपर उठी, मैंने थोड़ी ना कुछ किया। पर अपने पद का दुरुपयोग जरूर किया, वो बात अलग है। अब उसके बाद पाकिस्तान में हर एक के मुंह क्रिप्टो 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 लग गया, खून लग गया। तो महिला है जो क्रिप्टो में बहुत बड़ी ट्रेडिंग करती है, एक वेनेजुएला की, एक नीदरलैंड की। ये मिलती है इशाक डार के पोते को सिंगापुर में 2025 में। इशाक डार के पोते को समझ आता है कि ये बड़े क्रिप्टो के ट्रेडर हैं और बड़े क्रिप्टो बिग शॉट्स। उन्हें कहता जी देखो, मेरा दादा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, अब पाकिस्तान आया, आपकी तुम मिलियंस ऑफ डॉलर्स की क्रिप्टो ऊपर है, मिलियंस एंड बिलियंस में व्यापार करा दे, ठीक है। तो दोनों महिलाओं को लालच देता, अपने अच्छा परिचय देता है, उनका वर्किंग वीजा लगाओ, वीजा अप्लाई करती है, लाहौर उतरती है। लाहौर उतरते ही इनका गन पॉइंट पे किडनैपिंग होती है, गन पॉइंट। और जो 4 गनमैन हैं उनमें से इशाक डार का पोता भी इन्वॉल्व है।